हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड आज हम बात करने वाले हैं 28 मई के करेंट अफेयर्स पे। सबसे पहले तो आज हमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात करनी है, फिर उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं और कुछ आर्ट से रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चंस हैं, उनको भी आज हमें डिस्कस करना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में, जो रिसेंटली कंक्लूड हुई है। कहाँ पर खेली जा रही थी? तो आंसर हो जाएगा कोबे, जापान में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी, तो आंसर है कोबे, जापान में। और इंडिया ने यहाँ पर टोटल कितने मेडल्स जीते हैं? तो इंडिया ने टोटल 17 मेडल्स जीते हैं और उन 17 मेडल्स में से 6 गोल्ड मेडल, 5 आपके सिल्वर मेडल एंड 6 हमारे ब्रोंज मेडल है। तो 6, 5 एंड 6 टोटल नंबर ऑफ 17 मेडल्स जीते हैं इंडिया ने। और इंडिया मेडल टैली में 6 पोजीशन पे है। इंडिया मेडल टैली पे 6 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगी। टॉप पर कौन है? टॉप किसने किया है? तो चाइना के पास आप देखेंगे 33 मेडल्स हैं। तो हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो गए। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? तो कोबे, जापान में हुई। इंडिया मेडल टैली पे किस नंबर पे है? तो 6वें स्थान पे है। और इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? तो 17 मेडल जीते हैं। अब यहाँ पे जब हम मेडल टैली की बात कर रहे हैं तो कुछ पर्सन्स के बारे में बात करनी चाहिए, जैसे कि सिमरन शर्मा। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 200 मीटर रेस इवेंट में। ठीक है, तो वो आपने मूवी देखी ना, भाग सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, तो वो सिमरन भाग रही है अपनी जिंदगी जीने के लिए। ठीक है, तो 200 मीटर भाग रही है, एथलीट है सिमरन शर्मा। ठीक, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा आपको एक और नाम देखने को मिलेगा, मरियप्पा थंगवेलु। वो ये हाई जंपर है और हाई जंप कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है आपके वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में। ठीक है, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है 1.88 मीटर का जंप करके। इसके अलावा इन्होंने जब 2016 के रियो पैरा ओलंपिक्स हुए थे तब भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो इम्पॉर्टेंट पर्सन है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं। मरियप्पन थंगवेलु हाई जंपर है और इन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि कोबे, जापान में हो रही थी, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, अगली पर्सन, अब ये नाम तो मुझे लगता है किसी पेपर में आपको मिल सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, छपा हुआ नाम है। हम बात कर रहे हैं दीपा कर्माकर के बारे में। तो दीपा कर्माकर एक जिम्नास्ट हैं, जिम्नास्टिक्स से इनका एसोसिएशन है एंड पहली जिम्नास्ट बन गई हैं जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीता है। ठीक है, तो दीपा कर्माकर क्रिएट हिस्ट्री, विंस गोल्ड एट एशियन चैंपियनशिप। अभी ये जो एशियन वीमेंस जिम्नास्टिक चैंपियनशिप है वो कहाँ हो रही है? ताशकंद उज्बेकिस्तान में हो रही है और वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। शी इज फ्रॉम त्रिपुरा। तो दीपा कर्माकर ऑफ त्रिपुरा बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन जिम्नास्ट जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दीपा कर्माकर को कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि 2016 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं और इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है स्पोर्ट्स कैटेगरी में, वो अवार्ड इन्होंने जीता था। इसके अलावा पद्मश्री, तो 2017 में इन्होंने पद्मश्री भी जीता था और ये पहली, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन जिम्नास्ट जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की थी, समर ओलंपिक जो 2016 के रियो ओलंपिक्स थे। तो इसलिए दीपा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम्नास्ट है और इनका नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। डन। चलिए, नेक्स्ट नाम है पीवी सिंधु का, जो कि हमारे देश की एक बैडमिंटन प्लेयर है। रिसेंटली मलेशियन मास्टर टूर्नामेंट, BWF बैडमिंटन मास्टर टूर्नामेंट खेला गया था मलेशिया में और वहां पर मेन सिंगल का टाइटल विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, जो कि डेनमार्क के एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर है। लेकिन जब आप वीमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो वीमेंस कैटेगरी में ये टाइटल चाइना की वांग जी ई ने जीता है और इन्होंने डिफीट किसको किया है? पीवी सिंधु, जो कि इंडिया की एक बैडमिंटन प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि BWF मलेशियन मास्टर 2024 बैडमिंटन में रनर अप कौन रही है, तो आंसर है पीवी सिंधु रही है। चलिए, नेक्स्ट नाम है वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह टेक्स कमांड ऑफ एनडीए। एनडीए का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें हमारी आर्म फोर्स के जो पर्सनल्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ट्रेन टुगेदर बिफोर दे गो ऑन टू देयर रिस्पेक्टिव सर्विस एकेडमी। तो यहाँ पर एनडीए की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको पुणे में देखने को मिलेगा और इस इंस्टीट्यूट के जो
कमांडेंट हैं वो अपॉइंट हुए हैं वाइस एडमिरल गुरशरण सिंह, और इन्होंने किसे सक्सीड किया है, किसे रिप्लेस किया है, तो आप देखेंगे वाइस एडमिरल अजय कोचर को इन्होंने रिप्लेस किया है इन पुणे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। चलिए अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की एक स्कीम, और आप लोग ने उस स्कीम के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। हम बात कर रहे हैं पीएम कुसुम स्कीम के बारे में। तो पीएम कुसुम कब लॉन्च की गई, इसके अलावा इसका फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम है, ठीक है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक वार्निंग इशू की है फॉर द फार्मर्स। क्या वार्निंग इशू की है कि यहाँ पर फेक वेबसाइट एंड फेक मोबाइल एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें आपको एक फॉर्म दिखाई देता है कि आप इस स्कीम में इनरोल हो सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, एंड एप्लीकेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन की फ़ी चार्ज कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक नोटिस या वार्निंग इशू की है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसेंटली इशूड अ वार्निंग टू फार्मर्स ऑन पीएम Kusum website against the fake website and mobile application that provide fake online application form and demand registration fees for the installing solar water pump। ठीक है, तो अब इस स्कीम के बारे में बात करते हैं। पीएम कुसुम स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 2019 में लॉन्च किया था। इस स्कीम में जो फार्मर्स हैं उनके लैंड पर सोलर वाटर पंप्स को इंस्टॉल किया जाता है, मतलब सोलर ग्रिड्स को इंस्टॉल किया जाता है, जिससे वो सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करके उसका इस्तेमाल सोलर वाटर पंप में कर सकते हो, और जो सरप्लस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप ग्रिड को बेच सकते हो। तो एक्चुअली इससे दो फायदे हैं, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम हो रहा है तो ग्रिड पे जो बर्डन है वो रिड्यूस होगा, एंड सेकेंड जो सरप्लस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको अगर फार्मर्स बेचेंगे तो एक नया सोर्स इनकम का जनरेट होगा। तो पीएम कुसुम वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड renewable energy in 2019 in order to installation of off-grid solar pumps in rural areas and reduce dependence on grid in grid connected area। तो यहाँ पे ग्रिड पर जो आपकी कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी जो आप ग्रिड से इस्तेमाल कर रहे हो सोलर पंप्स को रन करने के लिए, तो उसकी डिपेंडेंसी को कम करना है और सोलर पंप्स को इंस्टॉल करना है। ये इसका बेसिकली एजेंडा है। और इनका एम क्या है, इनका एम है टू ऐड सोलर कैपेसिटी ऑफ अबाउट 34,800 मेगावाट। इतनी एडिशनल सोलर एनर्जी को जनरेट करना है, कैपेसिटी को ऐड करना है, कब तक, 2026 तक, जिसके लिए गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सपोर्ट कितना दिया हुआ है, 34,000 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। बेसिकली इस स्कीम के आपको 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। पहला कंपोनेंट ये कहता है कि जो फार्मर्स हैं उनके लैंड में इंडिविजुअल प्लांट्स को जिनकी कैपेसिटी 2 मेगावाट की है वो इंस्टॉल किया जाएगा, तो टोटल कंबाइंड कैपेसिटी 10,000 मेगावाट की हो जाएगी। तो कंपोनेंट ए 10,000 megawatt of solar capacity through the installation of small solar power plant of individual plants of capacity of 2 megawatt। सेकेंड कंपोनेंट ये कहता है कि 20 लाख, हमें 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स को इंस्टॉल करना है, और उसके अलावा जो आपके 15 लाख सोलर, मतलब 15 लाख जो पंप्स है जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड है उनको सोलर ग्रिड के साथ कनेक्ट करना है। तो ये बेसिकली स्कीम आपको देखने को मिलेगी, पीएम कुसुम स्कीम। डन। चलिए अब अगला टर्मोलॉजी हम समझते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हमें सीखना पड़ेगा कुछ बातें। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ विच इज़ एक्वीफर। एक्वीफर क्या होता है, आप लोग ने हैंडपम्प्स देखे हैं हमारे घरों में, या कभी आप गांव वगैरह में जाते हैं तो हैंडपम्प लगे होते हैं। तो हैंडपम्प में क्या होता है, आप पंप करते हैं और पानी ग्राउंड वाटर ऊपर आता है। या हम कुएं देखते हैं तो कुओं में भी क्या होता है, ग्राउंड वाटर ही तो होता है। लेकिन क्या हमेशा ग्राउंड वाटर अवेलेबल रहेगा, शॉर्टेज होते जा रही है ग्राउंड वाटर की, बोरवेल जो है वो सूखते जा रहे हैं, हमारा ग्राउंड वाटर लगातार डिप्लीट होता जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा, राइट। जैसे कि आप लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सुनते हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे ज़मीन के अंदर जो पानी है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है, यहाँ पर आपको अंडरग्राउंड कुछ रॉक्स, आपके जो पोरस रॉक्स हैं, पोरस रॉक्स या फिर आपके परमेबल रॉक्स पाई जाती हैं, जिनके नीचे आपको ग्राउंड वाटर देखने को मिलता है, जिसे हम एक्वीफर कहते हैं। An aquifer is an underground layer of the porous rock or permeable rock that store and retain groundwater level in the soil। ये इनका काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या पढ़ना चाहते हैं, तो हम SAM स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब
शैलो एक्विफर मैनेजमेंट। तो रिसेंटली ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक लेटेस्ट इंटरवेंशन किया है और लॉन्च किया है पायलट बेसिस पे एक मॉडल जिसका नाम है शैलो एक्विफर मैनेजमेंट। ठीक है, जिससे हम अपने इस वाटर मैनेजमेंट टेक्निक से अंडर वाटर या ग्राउंड वाटर जो हमारा इशू हो रहा है, शॉर्टेज हो रही है ग्राउंड वाटर की, बोरवेल हमारे सूख रहे हैं, तो हम बेसिकली उस प्रॉब्लम से यहाँ पे हल निकाल सकते हैं या फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, द प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट इज टू ड्रिल शैलो वाटर इंजेक्शन बोरवेल। तो यहाँ पे एक 100 से लेकर 200 फीट तक का ड्रिल किया जाएगा शैलो वाटर इंजेक्शन बोरवेल और वहां से पंप आउट होगा पानी। ठीक है, जिसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। जब रेनफॉल होती है या सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, फ्लड का पानी है, वो सब यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और नीचे जाके हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करेगा। दिस इज डन सो दैट द लेयर underneath get recharged whenever there is a rainfall and while collecting water from the surrounding watershed and channeling it through the recharge pit। तो इस पिट में हम डाल देंगे वो पानी, तो रिचार्ज होता जाएगा हमारा ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो इसका मकसद केवल कितना है कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके वाटर लेवल को इंक्रीज करना है। एंड इट इज द पार्ट ऑफ अमृत मिशन। यहाँ पे जो ये सेम मॉडल लॉन्च किया गया है, इट इज पार्ट ऑफ अमृत मिशन। अमृत का मतलब अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है एंड इट इज अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को पायलट बेसिस पे 9 स्टेट 10 सिटीज 9 स्टेट्स 10 सिटीज़ में पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है। वो 10 सिटीज़ कौन कौन सी, तो बेंगलुरु इन कर्नाटका, चेन्नई इन तमिलनाडु, धनबाद इन झारखंड, ग्वालियर इन मध्य प्रदेश, हैदराबाद इन तेलंगाना, जयपुर इन राजस्थान, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, पुणे इन थाने इन महाराष्ट्र एंड राजकोट इन गुजरात। तो ये 10 सिटीज़ हैं 9 स्टेट में, जिसमें पायलट बेसिस पे हमने अंडर द पार्ट ऑफ अमृत मिशन SAM पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। डन। चलिए अब बात करते हैं UAE ऑनर इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन विथ एक्सीलेंस अवार्ड। सभी देशों में एक दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स होते हैं ना, हमारे बायलैटरल ट्रेड को, हमारे जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको इन्हांस करने के लिए और एक तरीके से फ्रेंडली रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए डिप्लोमेट्स होते हैं, दूत जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन इन द UAE वर रिकॉग्नाइज फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क एट द 5th मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सीलेंस अवार्ड। तो यहाँ पे रिसेंटली 5th मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सीलेंस अवार्ड UAE ने दिए हैं और UAE ने अवार्ड इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशन को दिया है। इंडिया बिकम द ओनली कंट्री, केवल एकमात्र ऐसा देश है इंडिया जिसने 2 ऑनर रिसीव किए हैं विद द इंडियन एम्बेसी इन अबू धाबी एंड कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन दुबई। ठीक है, और दोनों को ये प्रेस्टिजियस अवार्ड यहाँ पर मिला है। इंडियन एम्बेसडर जो UAE में है उनका नाम सुंजॉय सुधीर है, जिन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है। अवार्ड क्यों दिया गया? द अवार्ड आर अ टेस्टामेंट टू द कमेंडेबल वर्क अंडरटेकन बाय द इंडियन डिप्लोमेट मिशन, क्योंकि इन डिप्लोमेट मिशन ने UAE में इकोनॉमिक, कल्चर, पीपल टू पीपल टाई और दोनों देशों के बीच के जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनको बूस्ट करने का काम किया है। चलिए अब बात करते हैं टॉप स्टार्टअप सिटीज अकॉर्डिंग टू द पिच बुक। पिच बुक क्या है? तो पिच बुक एक वेंचर कैपिटल है और एक प्राइवेट मार्केट डेटा कंपनी है USA बेस्ड। इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट रिलीज की है कि टॉप स्टार्टअप सिटीज कौन सी हैं इन द वर्ल्ड। तो टॉप 50 स्टार्टअप सिटीज इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं। तो पिच बुक रिसेंटली रिलीज इट्स 2024 ग्लोबल वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम रैंकिंग स्पॉटलाइटिंग द टॉप 50 स्टार्टअप सिटीज वर्ल्ड वाइड। और टॉप नंबर पे कौन है? तो टॉप नंबर पे अगेन वो सिलिकॉन वैली मतलब सैन फ्रांसिस्को आपको टॉप नंबर पे देखने को मिलेगा इन द वर्ल्ड स्टार्टअप सिटीज के मामले में। अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इंडिया में 3 सिटीज हैं जो कि टॉप 50 में इंक्लूड की गई हैं। मुंबई इन 32 पोजीशन, बेंगलुरु इन 34th पोजीशन एंड गुरुग्राम इन 48th रैंकिंग पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल स्पिरिट मास्टर कंपटीशन जो कि लंदन में हुआ था, मतलब यूनाइटेड किंगडम में ये कंपटीशन हुआ था वाइन फेयर, जिसमें अलग अलग देशों के लगभग 55 कंट्रीज के 110 ब्रांड्स यहाँ पे शामिल हुए थे और अपने जो भी स्पिरिट्स हैं, अपने जो भी बेवरेजेस हैं वो यहाँ पर उन्होंने शो किए थे। तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया से भी कुछ ना कुछ तो गया ही होगा। हम बात कर रहे हैं मेड इन इंडिया चेरापूंजी जिन के बारे में। तो मेड इन इंडिया चेरापूंजी जिन सिक्योर द टॉप ऑनर एट द ग्लोबल स्पिरिट मास्टर कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर एक चेरापूंजी जिन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है।
जो कि आपका ईस्टर्न मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करता है। मेड इन इंडिया एक स्पिरिट है जिसको यहाँ पर अवार्ड मिला है, ग्लोबल स्पिरिट मास्टर कंपटीशन अवार्ड। ठीक है, कहाँ पर? लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में ये पूरा इवेंट हुआ था। अब इस जिन को बनाने के लिए, चेरापूंजी जिन को या इस स्पिरिट को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे जीआई टैग खासी मैंडरिन। तो हमारा जो मेघालय में खासी ट्राइब है या खासी जो एरिया है, तो खासी मैंडरिन एरिया में जो प्रोडक्ट है, ठीक है, मेघालय में वो, और असम का अगर आप काजी नीमू मतलब लेमन देखते हैं तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है एज अ इंग्रेडिएंट। तो खासी मैंडरिन एंड काजी नेमू जो कि मेघालय एंड असम के जीआई प्रोडक्ट है, उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है इस स्पिरिट को डिजाइन या बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में। चलिए अब बात करते हैं, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है कि इन्होंने जो फूड एंड न्यूट्रिशनल बोर्ड है उसको ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया है, शट डाउन कर दिया है। इसमें लगभग 147 एम्प्लॉयज काम करते थे, कुछ लोगों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है एंड कुछ लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं अंडर द वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आखिरकार ये फूड एंड न्यूट्रिशनल बोर्ड था क्या? तो ये बेसिकली टेक्निकल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता था हमारी वीमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री को। क्लियर है? अब यहाँ पे मतलब जो भी हमारे मिनिस्ट्री के न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स होते हैं ना, उन सब के लिए लॉजिस्टिकल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इनकी अपनी लेबोरेटरीज थी फॉर चेकिंग कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो इनकी आपको कुछ कंट्रोल लेबोरेटरीज जैसे कि फरीदाबाद, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में देखने को मिलेंगे, और हेडक्वार्टर इनका आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, तो रिसेंटली ये जो FNB मतलब फूड एंड न्यूट्रिशनल बोर्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करता था, इसको ऑफिशियली शट डाउन कर दिया है। क्यों कर दिया? एज अ पार्ट ऑफ प्लान फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से वापस से रिवैम्प किया जा रहा है जो गवर्नमेंट बॉडीज है और उनको एक तरीके से स्ट्रीम लाइन में लाया जा रहा है। तो इसी पर्पस के लिए इसे क्या कर दिया गया है? शट डाउन कर दिया गया है रिसेंटली। यहाँ पर आप देखेंगे कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूवल कर दिया है प्रपोजल फॉर रैशनलाइजेशन एंड क्लोजर ऑफ FNB, राष्ट्रीय महिला कोष एंड सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ये जो बॉडी है फूड एंड न्यूट्रिशनल बोर्ड, इसका जब फॉर्मेशन हुआ था तब ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर काम करती थी, बाद में इसे वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया गया इन 1993। चलिए बात करते हैं डांसिंग कृष्णा के बारे में। आप यहाँ पे कृष्णा जी का स्टैच्यू देख सकते हैं जो कि एक चोला पीरियड का स्टैच्यू है, जो कि ब्रोंज का स्टैच्यू है, कांसा धातु से इसे बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे डांसिंग फॉर्म में, यहाँ पे कालिया के ऊपर लॉर्ड कृष्णा डांस कर रहे हैं, इसलिए इस स्टैच्यू को लॉर्ड कालिया कल्की के नाम से भी जाना जाता है। चोला पीरियड का ये ब्रोंज स्टैच्यू है जो कि बहुत समय पहले चोरी हो गया था और इंडोनेशिया चला गया, थाईलैंड चला गया था। तो थाईलैंड से अब इसे वापस लाया जा रहा है। तो हमारा जो CID है, ठीक है, हमारा जो आइडल विंग CID है वो लेकर आ रहा है डांसिंग कृष्णा का स्टैच्यू फ्रॉम थाईलैंड, बैंकॉक से, जो कि चोला एरा का ब्रॉन्ज स्टैच्यू आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कहाँ से लाया जा रहा है, किस धातु से बना हुआ है और किस पीरियड से बिलोंग करता है। डन। चलो नेक्स्ट है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अब ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि हम 3 दिन का एलिफेंट सेंसस रन कर रहे हैं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में। मतलब एलिफेंट्स की काउंटिंग की जा रही है इन द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, दैट्स वाई ये न्यूज़ में है। एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपको तमिलनाडु में जो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का जंक्शन है वहां पर देखने को मिलता है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व is located at the junction of the eastern and western Ghat in Nilgiri Biosphere Reserve in the Erode district of Tamil Nadu। ठीक है, बेसिकली आपको जंक्शन पॉइंट पे मिलेगा जहाँ पे मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका, बिलिगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब के कंजेशन पे आपको ये देखने को मिलेगा। और इसे 2013 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था। ठीक है, जो सत्यमंगला टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा तमिलनाडु में कुछ और टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलते हैं जैसे कि अन्नामलाई, मुद्दुमलाई। आप एक छोटी सी लिस्ट है, इसे भी पढ़ सकते हैं, आने वाले एग्जाम में आपको मदद करेगी। अभी जो पूरा आपका सत्यमंगला टाइगर रिजर्व का एरिया है, इसमें कई सारी नदियां भी है जैसे कि मोयार, भवानी, नोयाल, ये सभी नदियां भी आपको सत्यमंगला टाइगर रिजर्व में देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज भी रहती हैं। तो क्वेश्चन अगर आपको यहाँ स्टैटिक्स से उठाना होगा तो वो पूछ लेगा, बताइए कुरुम्बा ट्राइब कहाँ है? तो कुरुम्बा ट्राइब तमिलनाडु के
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के आसपास के एरिया में आपको देखने को मिल जाती है। डन। चलिए अब अगली बातें समझते हैं हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो कुछ बेसिक बातें पहले सीख लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि रिसेंटली CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने 2024-25 के लिए 2024-25 2024-25 के लिए जो CII मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वो डिक्लेयर किया है कितना 363। तो आपको ये डेटा याद रखना है बस कि 363 क्या है आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है फॉर द पीरियड ऑफ 24-25 विच इज रिलीज्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया है 363। ये याद रखना है, लास्ट ईयर 348 था और इस साल अभी 363 डिक्लेयर किया गया है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। सिंस 2001 इसे डिक्लेयर किया जाता है, मतलब इसका जो बेस ईयर है, बेस ईयर क्या है 2001 आपको बेस ईयर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आखिरकार ये होता क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जैसे कि बेस ईयर क्या है इनका 2001 है और बेस ईयर 2001 है। ठीक है, मैं भी यहाँ पे 2001 से ही शुरुआत करती हूँ कि 2001 में मैंने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। 2001 में मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसकी वैल्यू उस समय 1 लाख रुपए थी। तो 2001 में तो 1 लाख रुपए की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। जैसे कि हम अपने पुराने दादी जी से सुनते हैं कि 1 रुपए की वैल्यू उस समय कितनी थी, 50 पैसे चला करता था। कभी आपने वो 25 पैसा वगैरह देखे हैं, कॉइन्स देखे होंगे ना, 58 54 बोलते थे, तो उनकी वैल्यू उस समय बहुत ज़्यादा थी। बट आजकल तो वो सर्कुलेशन में है भी नहीं, राइट। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि लगातार इन्फ्लेशन होता रहता है, महंगाई बढ़ती रहती है और आपकी जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज होती रहती है। मतलब 2001 में मैं मैं कोक की 10 बॉटल खरीद रही हूँ 100 रुपये में। ठीक है, मैं 10 बॉटल 100 रुपये में खरीद रही हूँ 2001 में कोको कोला की। लेकिन अगर हम 2024 में बात करते हैं तो 100 रुपये की केवल 3 बॉटल ही आ रही हैं। पहले 10 बॉटल आ रही थी, अभी केवल 3 बॉटल आ रही हैं। मतलब आपने देखा कि परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई है और जो पैसे की वैल्यू है, मतलब जो मनी है, उसका वैल्यू डिक्लाइन हुआ है क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण होता है, ऐसा आपने देखा होगा। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 2001 में 1 लाख रुपए की मैंने कोई प्रॉपर्टी ली थी और 2024 आ चुका है और मुझे अभी 2024 में अपनी ये प्रॉपर्टी बेचनी है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू आज के समय में 10 लाख रुपए हो गई है। ठीक है, तो मुझे गेन कितना हो रहा है, 9 लाख रुपए का गेन हो रहा है। तो मेरा ये जो प्रॉपर्टी बेचने में, ट्रांसफर करने पे गेन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल गेन कहते हैं। और इस कैपिटल गेन पे क्या करना होता है, टैक्स देना होता है। तो मैं कहूँगी यार 1 लाख रुपए उस समय बहुत ज़्यादा थे, मैंने कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके 1 लाख रुपए का प्रॉपर्टी लिया था। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ द मार्केट डिमांड, बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। लेकिन इसमें मैं क्या करूँ, मैं इतना टैक्स तो नहीं दूंगा, 9 लाख रुपीज़। तो इनकम टैक्स के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसलिए यहाँ पे 2001 में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को रिलीज किया गया, जिसमें बेसिकली इन्फ्लेशन को एस्टिमेट किया जाता है और उसके आधार पे डिडक्शन करके, है ना, आज के हिसाब से उसकी वैल्यू एस्टिमेट करके ही आपसे टैक्स लिया जाता है, जिससे मुझे इस 9 लाख रुपए पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को डिफाइन किया गया है जो कि 363 है। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर मतलब जो आपका 2023 था, उसमें जो आपका CPI था, CPI मतलब आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो आपके गुड्स एंड सर्विस होते हैं उनकी जो वैल्यू थी वो अभी कितनी इन्फ्लेशन हुई है। ठीक है, तो उसका 75% वेटेज लिया जाता है। तो कैसे कैलकुलेट होता है, तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है 75% ऑफ एवरेज इंक्रीज इन द CPI प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जितना CPI इंक्रीज हुआ था उसका एवरेज 75% आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यहाँ पे CBDT जो आपका है वो रिलीज करती है। ठीक है, इससे क्या होगा है, इट हेल्प टैक्स पेयरर ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एज द डिफरेंस बिटवीन द परचेज एंड सेल प्राइस एंड कुड बी सब्सटेंशियल ड्यू टू द राइजिंग प्राइस। तो इसका इस्तेमाल कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने में किया जाता है। तो इससे टैक्स पेयर जो होते हैं उनको फायदा हो, नुकसान ना हो, इसलिए इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको याद क्या रखना है, 363, 363, बात खत्म। चलिए अब बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया।
ट्रेड डेपिसिट मतलब व्यापार में आपको घाटा। व्यापार में घाटा कब होता है? व्यापार में घाटा तब होता है जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। मैं अगर पूरे साल भर में 1000 रुपये का सामान इंपोर्ट करती हूँ और केवल 500 रुपीज़ का ही सामान एक्सपोर्ट करती हूँ, तो 100 माइनस 500 मेरा क्या है यहाँ पे? डेपिसिट हो गया, घाटा हो गया। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट को भी घाटा होता है कि हमने ज़्यादा इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट कम किया है, तो हमें भी क्या होगा यहाँ पे? डेपिसिट या घाटा होगा। तो ट्रेड डेपिसिट कितना रहा है? तो आप देखेंगे 2024 में हमारा जो ट्रेड डेपिसिट है वो $238.3 बिलियन है। इतना हमें व्यापार में घाटा हुआ है, $238.3 बिलियन। ये वाला डेटा बस आप याद रख लीजिएगा कि $238.3 बिलियन हमें ट्रेड डेपिसिट देखने को मिला है। इसमें कहा गया है कि हमारे जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं, टॉप 10 पार्टनर कंट्रीज़, उनमें से 9 के साथ हमें ट्रेड डेपिसिट देखने को मिला है, जैसे कि चाइना, रशिया, कोरिया, हांगकांग। इनके साथ हमारा ट्रेड डेपिसिट इंक्रीज हुआ है। चाइना के साथ तो आप देखेंगे कि $85 बिलियन का ट्रेड डेपिसिट देखा गया है। और ये भी आपको पता होगा कि अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ है ख़त्म, उसमें हमने चाइना के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की थी। कितनी ट्रेडिंग की थी? 118.4 बिलियन की। तो 118.4 बिलियन की ट्रेडिंग या बायलैटरल ट्रेड इंडिया और चाइना के बीच में हुआ है। ओके है, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ MCQ के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, Shallow Aquifer Management Model launched in the Telangana, so is a part of which scheme of Ministry of Housing and Urban Affairs? तो रिसेंटली इसको हमने न्यूज़ में देखा। किस स्कीम का पार्ट है ये? अमृत मतलब अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ऑप्शन नंबर सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसे ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में। एंड अनसुईया सेन गुप्ता ये पहली इंडियन बन गई हैं जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का टाइटल जीता है फॉर हर परफॉर्मेंस इन सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये बात आधी सही है कि अनसुईया सेन गुप्ता पहली एक्ट्रेस बन गई है जिन्होंने बेस्ट यहाँ पर एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है इंडिया से। लेकिन इनकी जो मूवी है जिसके लिए इन्होंने इस टाइटल को जीता है वो शेमलेस है, ना कि सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। ये जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है चिदानंद नायक की, और इसको क्या मिला है? ला स्निफ अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 अकेला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। How many Great Indian Bustards were spotted during the annual water hole survey recently conducted in National Desert Park in Rajasthan, जैसलमेर? तो कितने आइडेंटिफाई किए गए हैं? 64 अभी तक के हाईएस्ट है। लास्ट ईयर 42 काउंट हुआ था। नेक्स्ट है, वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो कि पावरफुल हाई कैपेसिटी डेटा सेंटर सेटअप कर रहा है दैट विल अलाउ 2300 कॉन्करेंट यूजर टू रन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन? तो यहाँ पर इस तरीके का हाई कैपेसिटी डेटा सेंटर वेस्ट बंगाल सेटअप कर रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडियाज एड हॉक एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी? तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका एक एडहॉक कमेटी बनाई गई है इसकी सर्वे करने के लिए, पॉलिसी चेक करने के लिए। और इस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं? तो जस्टिस नजमी वजीरी कर रहे हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चेयरमैन दिल्ली हाई कोर्ट ने बेसिकली रिटायर्ड जज जस्टिस नजमी वजीरी को अपॉइंट किया है एज अ चेयरमैन ऑफ एडहॉक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, और सुपरवाइज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका फॉर्मेशन 14 मार्च 1967 में हुआ था। ओके, अगले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है अल्लामाई हलीना, हैज बीन स्वॉर्न एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? तो चार्ट के बन गए हैं। चार्ट के कुछ दिन प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुए थे जिनका नाम है मोहम्मद इर्डिश देवी। दीपा कर्माकर रिसेंटली न्यूज में थी, बताइए किस स्पोर्ट से है ये? किस स्पोर्ट से है? तो जिम्नास्ट है ये, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। F1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो ये ग्रैंड प्रिक्स टाइटल चार्ल्स लेक्रेक ने जीता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक छोटी सी लिस्ट है, रिसेंटली जो ग्रैंड प्रिक्स टाइटल हुए हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लीज 12b, रिसेंटली न्यूज में है, क्या है ये? तो बेसिकली एक एक्सोप्लैनेट है जिसका साइज वीनस एंड अर्थ के बराबर है। ठीक है, इसको रिसेंटली नासा के टेलीस्कोप से आइडेंटिफाई किया गया है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नासा का जो TESS टेलीस्कोप है उसकी मदद से ग्लीज 12b
एक अर्थ साइज का एक्सोप्लैनेट है जिसको आइडेंटिफाई किया है, जो कि लगभग 40 लाइट ईयर दूर हमको देखने को मिलेगा। इसका साइज ऑलमोस्ट इक्वल टू वीनस एंड अर्थ आपको देखने को मिलता है। एंड अर्थ एंड ऑर्बिट एंड जो इसका स्टार है वो एवरी 12.8 इसकी ऑर्बिटिंग टाइम आपको देखने को मिलेगी, 12.8 डेज। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, मटुआ कम्युनिटी इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। ये आपका करेंट अफेयर्स विथ स्टैटिक का क्वेश्चन है, ठीक है। मटुआ कम्युनिटी कहाँ पर पाई जाती है? वेस्ट बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या मेघालय में? जो भी सही आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे मैंने एंग्लो सिख वॉर के बारे में, सिखों के 10 गुरुओं के बारे में बताया था, आपको लाहौर की संधि, अमृतसर की संधि के बारे में, और लॉर्ड डलहौजी जब डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट या हड़प की नीति लेकर आए थे और पंजाब को या सिख एम्पायर को एक्वायर कर लिया था, वो सारी बातें वहां पर डिस्कस की हैं। तो आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। एंड वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, एंड पहली बार आ रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। टेक केयर।